बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इरफान। वेलकम टू इरफान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। हमारे टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन जहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट उसके फील्ड के अर्थ के फील्ड के इफ़ेक्ट को फील कर सके, उस रीजन को हम क्या कहेंगे कि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसको समझने के लिए यहाँ से ज़रा एक एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इमिट हो रही हैं। अब यहाँ तक इसका फील्ड है, जस्ट यहाँ तक ये जो बाउंड्री है ये इसका फील्ड है। अगर यहाँ पे कोई और पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लेस करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से इन्फिनिट पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज इस दूसरे चार्ज को ना रिपेल करेगा और अट्रैक्ट तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लाइट चार्जेस हैं। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव चार्ज हो, फिर भी ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कब अट्रैक्ट करेगा? जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, तब ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज इसकी फील्ड से बाहर चला जाएगा तो ये फील्ड से बाहर इन्फिनिट पॉइंट पे चला गया है। अब हम कंसीडर करें ये अर्थ है और अर्थ का जो फील्ड है, लेट्स सपोज यहाँ तक अर्थ का जो है ये फील्ड है, मींस यहाँ तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर इस फील्ड से बाहर चले जाएं तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा और ये जो है वो बहुत दूर चला जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया है। ओके, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, हम इसके अंदर ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। या बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, या फिर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कंसीडर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, जिसको पोजीशन A से हम पोजीशन B तक मूव करवाते हैं। अब इसको मूव करवाने के लेके जाने के 3 पॉसिबल वेज हैं। नंबर 1, हम A से पहले D तक जाएं और फिर D से B तक चले जाएं, यहाँ से पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 2 क्या है? हम A से पहले C पे जाएं और फिर C से B पे चले जाएं, ये पाथ नंबर 2 है। पाथ नंबर 3 क्या है? हम ये वाला कर्व्ड पाथ चूज करें और डायरेक्ट A से B तक चले जाएं। हम ये प्रूव करेंगे कि हम चाहे जो मर्जी पाथ चूज करें, वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। इस पूरी कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई एक ब्लॉक प्लेस किया हुआ है और इसका मास लेट्स सपोज 5 किलोग्राम है, अगर इसका वेट 5 किलोग्राम है तो इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी। ओके, तो इसकी जो फोर्स होगी ग्रेविटी की फोर्स विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। ये जो mg की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी और यहाँ पे अगर इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट कवर करें d, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों के दरमियान एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और cos 90 क्या होता है? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से लिफ्ट अप कर दें और किसी एक पॉइंट के ऊपर लेके चले जाएं, अब ज़रा देखें, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट हम अपवर्ड कवर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेट की फोर्स है, वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg,
W इज इक्वल टू mg। जब वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा W की जगह mg और D की जगह हम लिखते हैं कि ये हाइट पे चला गया है, सर्टेन हाइट h, तो ये आ जाएगा -mg h। अगर आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई हैं तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब ज़रा देखते जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन अलोंग द पाथ ADB। पहले हम देखेंगे वर्क डन अलोंग द पाथ A to D, फिर हम देखेंगे कि D to B। तो A to D हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें W इज इक्वल टू mg, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, और साथ ये डिस्प्लेसमेंट है और आ जाएगा, या अगर हम और आसानी से लिखें तो हम लिखेंगे F डॉट D कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री होगा, यहाँ से देखें डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस वन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो अगर ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी की फोर्स इस पे डाउनवर्ड एक्ट करेगी, दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे cos थीटा की जगह लिखेंगे 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये मैस है, मैस जो है डाउनवर्ड, ग्रेविटी जो है इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी, लेकिन पाथ क्या है अपवर्ड, बिल्कुल ये वाला सीन। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। जब डायरेक्शन ऑपोजिट है एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F डॉट D की जगह मैं लिखने लगा हूँ H। चलो F डॉट बल्कि यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉज लिख दिया है, F H कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 क्या होता है -1, कॉज 90 क्या होता है 0, तो ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा 0, प्लस F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो जहाँ पे F है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं mg, और ये H जो है ये एज इट इज आ जाएगा। cos 180 क्या होता है -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो cos 180 की जगह क्या आ जाएगा -1, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, प्लस माइनस 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 mg h W A D B। हमने यहाँ से एक चीज़ नोट की कि W A D B यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा वो -mg h होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस, वर्क डन अलोंग द पाथ ACB, दिस वन ACB। पहले हम देखेंगे A to C, फिर देखेंगे C to B। A to C यहाँ पे ज़रा देखें, A से लेकर C तक, चूँकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, पाथ अपवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम इसकी जगह लिख सकेंगे F डॉट D, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिल्कुल एज इट इज़ F डॉट H। अगर डॉट नहीं भी लिखना क्योंकि हम cos थीटा डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F cos ऑफ फोर्स कितनी है जी, अपोजिट फोर्स है, एंगल अपोजिट होगा। यहाँ पे बिल्कुल ये वाला केस है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंगल आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री और डॉट H प्लस WCB। ऑब्जेक्ट को हम इस साइड पे मूव करवाएंगे, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा WCB, हम लिखेंगे F cos ऑफ 90 डिग्री और ये H। cos 180 माइनस 1 है तो 1 होता है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg आ जाएगा। cos 180 की जगह जो -1 वो स्टार्ट में लिख लेते हैं, H एज इट इज, प्लस cos 90 क्या होता है 0, तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं WACB
इज इक्वल टू माइनस mgh। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने मूव करने हैं A to B, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ A to B, हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे पाथ को इस स्मॉल पैचेज में डिवाइड करेंगे, दिस वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। तो यहाँ से देखें, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ऐसे इस पूरे के पूरे पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे। एक चीज़ हमने नोट की, जो हॉरिजॉन्टल है वर्क डन, दिस वन, अगर हॉरिजॉन्टल होगा डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन क्या आता है, 0। इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला सारा का सारा पार्ट वर्क डन जो होगा उसके अलोंग 0 हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के अलोंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें या यहाँ से यहाँ तक डेल्टा y1 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ डेल्टा y2 है, इसी तरीके से अप टू सोन चलता जाएगा और यहाँ तक लेंथ आ जाएगी डेल्टा yn। ओके, तो अगर हम इसको वर्क डन को लिखें f डेल्टा y1, f डेल्टा y2 अप टू सोन एंड f डेल्टा yn, f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg, या f सब में कॉमन है, f को कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन एंड डेल्टा yn। f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg। ओके, और ये सारी जो लेंथ है, दिस वन डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 अप टू सो ऑन, ये पूरी की पूरी है यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल डिस्टेंस बनेगा। ओके, हम इस पूरे की जगह एज लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये लेंथ आएगी और हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एज। तो क्या बनेगा, f डॉट एज। ज़रा देखें, वर्टिकल है क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड लेके जाएंगे ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, अगेन एंगल अपोजिट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा f की जगह लिखेंगे w इज इक्वल टू mg, एज एज इट इज। अब क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, और ये आ जाएगा वर्क डन अलोंग ए बी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इन कंपैरिजन अगर हम करें, गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वर्क डन अलोंग ADB से जाए तब भी माइनस mgh। ओके, अगर हम जाएं ACB तब भी माइनस mgh, अगर हम जाएं AB तब भी माइनस mgh। तो इससे हमें क्या कंक्लूड मिलता है, हम इसे कंक्लूड करेंगे कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। चाहे आप जिस मर्जी पाथ को फॉलो करो, वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है।